सारे सिस्टम जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो हमारे एक सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाते हैं, उन तमाम को सामने रखते हुए हमें चीज़ों को देखना होता है कि क्या वो आया कि सिस्टम हमारा इन तमाम चीज़ों को साथ लेके चल रहा है या उन चीज़ों पे है या नहीं। तो उसमें अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो सॉफ्टवेयर ही है। डेफिनेटली जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है तो आपको पता है डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज होती है। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था इसका एंड्रॉयड का, कि एंड्रॉयड के वर्जन्स कितना रैपिडली चेंज हो रहे हैं और कितना स्पीडीली मॉडिफाई हो रहे हैं। अगर उनको हम देखें तो इसी तरह से आपकी बाकी चीज़ें भी चेंज हो रही हैं। जावा का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं और आज कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर सिस्टम आपका 10 साल पहले 15 साल पहले बनाया गया था तो उस वक्त JDK कौन सा था, अब JDK कौन सा है। इसी तरह .NET फ्रेमवर्क है, उस वक्त कौन सा था, अब कौन सा है। फिर अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो अगर 15-20 साल पीछे चले जाएं तो हमारे पास उस वक्त नेटवर्क कौन सा था और आज हम किस नेटवर्क स्पीड को यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो सिस्टम डिज़ाइन किया गया होगा तो वो उस वक्त के अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से उसको डिज़ाइन किया गया है। लेकिन आज उसकी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है, अवेलेबल रिसोर्सेज भी चेंज हो गए, हार्डवेयर भी चेंज हो गई, यूज़र भी चेंज हो गया है। जैसे जेन जी आ गया हमारे पास, पहले जेन अल्फ़ा था। जेन अल्फ़ा की अप्रोच डिफरेंट होती थी, जेन जी की अप्रोच डिफरेंट है। तो हमें सारी चीज़ों को सामने रखते हुए फिर सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है। अच्छा, जब सिस्टम को अपडेट करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी सेम में अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको एनहांस करते हैं। नहीं, इसको अपडेट करने का मतलब ये है उसके फीचर्स को ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें कैसे हम सिस्टम को अब उसको चेंज करना चाह रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, सो दैट कि अभी अगर हम उसके अंदर एफर्ट लगाएं तो वो आया आगे 10-20 साल 15 साल 20 साल चलता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो पहले जिस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बना हुआ है उसके ऊपर हमें री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। यानी पहले उसे समझना पड़ेगा वो कैसे बना था और फिर दोबारा से हम उसको बनाएंगे। लेकिन अब हम उन तकाज़ों को सामने रखेंगे जो हमारे पास इस वक्त रिक्वायर्ड है। तो अगर हम हाईलाइन करें कि लेगेसी सिस्टम्स के अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं, मेनली ब्रॉडली हम डिस्कस करेंगे। ओल्ड सॉफ्टवेयर स्टिल इन यूज़, सो दीज आर यू कैन से लेगेसी सिस्टम। अब हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो फ़ौरन सिस्टम को चेंज करे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बड़े लंबे अरसे तक चलाती हैं और इसी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस भी कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है। सम टाइम हमें मजबूरी होती है और सम टाइम जो है हमें यू कैन से हमारे वसाइल यानी फाइनेंशियल वसाइल सपोर्ट नहीं करते। सम टाइम हमें उसका जो ROI है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अचीव नहीं हुआ होता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर लें एयरलाइंस की, तो एयरलाइंस ने अगर 15 साल 20 साल पहले जो एयरक्राफ्ट परचेज़ किए थे उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर है तो उनको वही सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के नई जो एयरलाइन है उनके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए फीचर हैं, ऑटो पायलट पे भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह अगर मेडिकल सर्विसेज की बात करें तो आज से 15-20 साल पहले जो मेडिकल सर्विसेज, जो आपका ECG सिस्टम था, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को या अल्ट्रासाउंड की जो टेक्नोलॉजी थी, MRI और CT स्कैन की जो टेक्नोलॉजी थी, उसमें और आज में बहुत रिफाइनमेंट आ चुकी है। तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसी हार्डवेयर के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज कर दें। हमें क्या करना पड़ता है, हमें सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर को भी रिप्लेस करना पड़ता है। इसी वजह से हम उसको सिस्टम का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। फिर दूसरी बात है कोर बिजनेस वैल्यू चेंज हो जाती है। इनिशियली अगर आप बैक पे जाएं तो 20 साल पहले जब आपके पास डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी। तो यूफोन जैज़ कंपनियां लॉन्च हुई थी, उनके पास सिर्फ एक ही ऑफ़र थी कि वो कॉल के चार्जेस लेते थे और आपके SMS के चार्जेस लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती हैं और वो SMS के हैवी चार्जेस लेते थे, 1.5 ये 2 रुपये का एक SMS होता था। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम 5 रुपये में या 100 रुपये में 1000 SMS ले लेते हैं। तो कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि आपकी बिज़नेस की पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है और आपके बिज़नेस पैराडाइम में आप जो कोर बिज़नेस वैल्यूज़ है वो चेंज आ गई। व्हाट्सएप आ गया, वॉइस ओवर IP की वजह से अब आपके कंज्यूमर कितने % यूज़र जो है वो यूज़ करते होंगे SMS, कितने पर, यानी कितना व्हाट इज द यूसेज ऑफ SMS सर्विस।
कोई बताएगा पे अप्रोक्सीमेशन? एनीबडी? क्या किसी ने इसने सोचा है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्लास पार्टिसिपेशन इज़ अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, आपकी जो क्लास पार्टिसिपेशन है वो इंटरेक्शन, जो मैं पूछ रहा हूँ सवाल, उसके जवाब जो है ना पार्टिसिपेशन में काउंट होंगे। नो, देखिए हमारे पास इस वक्त बहुत कम यूटिलाइजेशन है एसएमएस सर्विस की, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं। तो वी कैन से अब हमारे एसएमएस की सर्विसेज जो है वो सिर्फ कोड भेजने के लिए, पिन कोड भेजने के लिए, कोई एसएमएस जो कोई अवेयरनेस मैसेज है, कोई कंपेन मैसेज है, उसके लिए यूज़ हो रहा होता है। बाकी सारी चीज़ें हमारी व्हाट्सएप पे आ गई हैं, या और चैट, वी चैट पे आ गई हैं अगर चाइना की बात करें, और अदर सॉफ्टवेयर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, आईएमओ है जैसे कि, इन सॉफ्टवेयर्स पे आ गए हैं बजाय कि आप एसएमएस सर्विस यूज़ करने के लिए। अच्छा, उन लेगेसी सिस्टम्स को हम मॉडिफाई करके आज के लिहाज से बना सकते हैं? नहीं। क्यों? दे आर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। तो जो मॉडिफिकेशन की चार्जेस हैं या मॉडिफिकेशन की कास्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यही वजह है कि आप उस सिस्टम को मॉडिफाई करने के बजाय फ्रॉम स्क्रैच नया सिस्टम बनाना चाहते हैं। अच्छा, फ्रॉम स्क्रैच अगर नया सिस्टम बनाएंगे तो उसमें एक बड़ा चैलेंज जो आएगा वो यह आएगा कि हमें समझना होगा कि पहले सिस्टम किस तरह से काम कर रहा था, क्योंकि हमें वो बिज़नेस प्रोसेस तो एज इट रेप्लिकेट करनी है। हाँ, एडिशनल बिजनेस प्रोसेस या फीचर्स को एक्सटेंड करना है तो हमें उन बिजनेस प्रोसेसेस को समझने के लिए री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। ऑफन हमारे पास जो बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम होते हैं जिसके अंदर हम उसको स्टॉप ही नहीं कर सकते, तो उसमें भी हमारे पास ये चैलेंज आता है कि अगर हम उसकी मेंटेनेंस या उसको अपग्रेड करने के लिए स्टॉप कर दें तो आपका बिज़नेस रुक जाएगा, और बिज़नेस का रुक जाना या बिज़नेस को स्टॉप करना फॉर वीक और मंथ नॉट पॉसिबल। तो इंस्टेड ऑफ आपके उस सिस्टम को मेंटेन करें या अपग्रेड करें, वो क्या हो रहा होता है कि उसी सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन नए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए डिज़ाइन किया जाता है और उसके मुताबिक इसको रेप्लिकेट कर दिया जाता है। अब एक एग्जांपल अगर हम लें कि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये प्रेशर आता है हमारे पास कि क्यों हम सिस्टम को री इंजीनियरिंग करें। वन ऑफ द चैलेंज अगर आप देखें तो बैंकिंग सिस्टम की बात लेंगे। जब जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि जब मैंने बैंकिंग स्टार्ट की थी, बैंक सर्विसेज यूज़ करना, उस वक्त सिर्फ चेक सिस्टम था, एटीएम कार्ड की कोई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर उसमें क्या होता था, वो हैंडबुक पे लिखते थे और उसके बाद कुछ बैंक एडवांस हुए और वो कंप्यूटर के अंदर एंट्री करते थे, लेकिन कंप्यूटर के अंदर एंट्री करने के बाद वो रोज़ाना एक फ्लॉपी डिस्क टाइप की चीज़ या टेप टाइप की चीज़ होती थी, टेप होती थी, उसमें डेटा रिकॉर्ड करते थे, उसको सेफ प्लेस पे रखे जाते थे बैकअप के लिए, और इन पैरेलल वो मैनुअल सिस्टम भी रखते थे कि अगर खुदा न खास्ता क्रैश हो जाता है सॉफ्टवेयर तो उसको यूज़ किया जाए। फिर ग्रेजुअली ये सिस्टम हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आ गए, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आने के बाद फिर कुछ हैकिंग की हैक वैक हुई बैंक, तो फिर सिक्योरिटी के इश्यूज आ गए, फिर सिक्योरिटी के लिए फिर उन्होंने अलग से इंक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर उनके साथ इंटीग्रेट किए। ये प्रोसेस चलता रहता है, ये नहीं कैन से कि सिस्टम वन टाइम नहीं बनता, उसके अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट और प्रोसेसिंग चलती रहेगी। तो जो बिज़नेस प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को हमें ऑटोमेट करने के लिए या उसको हम मैनुअल प्रोसेस से जो ऑटोमेशन पे लाते हैं या कोई बिजनेस प्रोसेस को मॉडिफाई करते हैं, तो उसके लिए भी हमें लेगेसी सिस्टम को छोड़कर नया सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है। जब हमारा कोई क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस चेंज हो रहा हो और वो टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट कर रही हो। बैंकिंग सिस्टम की अगर मैं बात कर लूँ तो आपके पास पहले जब सपोर्ट नहीं थी मैनुअल की, जब आपने एटीएम कार्ड इंट्रोड्यूस कराया तो आपने इंटीग्रेट किया टीपीएस सर्विस के साथ। टीपीएस ब्रांड है जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है एटीएम मशीन्स को। फिर उसके बाद डिफरेंट सर्विसेज आई, वन लिंक है या डिफरेंट सर्विसेज हैं एटीएम मशीन बनाने वाली, वीज़ा है, एट्सेट्रा है।
उनके साथ इंटीग्रेशन, ये भी हमारे पास बिजनेस प्रोसेस में क्रिटिकल चेंज है। उसके लिहाज से सिस्टम्स को, बैंक्स को मॉडिफाई किया। यानी सम टाइम आप जो फीचर सर्विस ऐड कर रहे होते हैं उसकी वजह से आप अपना करंट सिस्टम उसके लिए कंपैटिबल बनाने के लिए आपको अपने सिस्टम को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं लेगेसी सिस्टम की, जैसे मैंने डिस्कस किया पहले भी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ पुरानी हो गई हैं, यू नीड टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी। ये पुराना सिस्टम जो था वो बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का था। उस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से आपके बिजनेस सिलो था या प्रोसेसेस के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस थे, या कोई प्रोसेस जो है कंप्रोमाइज़ हो जाए तो ओवरऑल पूरी चेन कंप्रोमाइज़ हो जाती थी। थर्ड वे पे क्या हम कह सकते हैं, पुअर डॉक्यूमेंटेशन। अगर उसके अंदर कोई आपके पास चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ जाए तो पहले आपको समझना पड़ेगा सिस्टम है क्या, लेकिन उसको समझने के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था तो डेवलपर उसको डायरेक्ट कहीं फंक्शनलिटी ऐड कर दे। तो पहले उसको पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करने का मतलब है पूरे सिस्टम को री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। तो पुअर डॉक्यूमेंटेशन इज़ द वन ऑफ ट्रिगरिंग पॉइंट that forces you to re-engineer the system instead of updating and modifying the legacy system। फिर हाई डिपेंडेंसी है, आपकी डिपेंडेंसी प्लेटफॉर्म की है, डिपेंडेंसी नेटवर्क के ऊपर है, डिपेंडेंसी उन पुराने लेगेसी सिस्टम के साथ कंपेटेबल होने की है, तो उनके साथ मिलके चलेगा। अगर वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है या उसके अंदर कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। लेगेसी हार्डवेयर डिपेंडेंसी है, नए हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके लिहाज से सिस्टम को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दूँ कि आज आप इतना फ्रिक्वेंटली माउस यूज़ कर, लैपटॉप में अगर माउस लगाना हो तो आप प्लग एंड प्ले माउस यूज़ करते हैं, इसको PNP कहते हैं ना, प्लग एंड प्ले। या हमें प्रिंटर लगवाना है तो प्रिंटर की पोर्ट लगाते हैं और फ़ौरन प्रिंटर हमारा कनेक्ट हो जाता है और हम प्रिंट भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप लेगेसी सिस्टम की बात करें, पुरानी विंडो की बात करें, विंडो 98 की, या जो हमारे पास पुरानी विंडोज़ थी, तो उसमें अगर हमें माउस भी कनेक्ट करना होता था, वो PS2 माउस, उसके लिए हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है। यानी अगर माउस की पोर्ट आपकी हिल गई है या निकाल लिया आपने और अब आप दोबारा पोर्ट लगाएंगे तो वो डिटेक्ट ही नहीं करता था सिस्टम, आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता था। तो ये डिपेंडेंसीज आती थी हार्डवेयर की। legacy systems में you are dependent on some feature functionality but you cannot do it in a plug and play या on the fly ad hoc basis पे उसको पिंग कर सकते थे। इसी तरह से लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी थी, यानी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं तो उसके अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सिस्टम को आप स्केल अप करना चाहें, उसकी स्केलेबिलिटी इन्हांस करना चाहें, नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ाना चाहें, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक सिस्टम जो है वो रिजिड फॉर्म में होता था, अगर आप एक कंपोनेंट में नहीं था तो अगर आप चेंज करेंगे तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी कि उसको चेंज कर लें। जैसे बाद में आके आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद मॉड्यूलर अप्रोच पे आ गए कि एक मॉड्यूल जो है उसके अंदर चेंजेस है। अब मॉड्यूल्स की बात हो रही होती है, हम सॉफ्टवेयर की बात नहीं करते। हम जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो यूनिट टेस्टिंग करते हैं पहले, फिर उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, फिर रिग्रेशन टेस्टिंग चलाते हैं और फाइनली हम डिप्लॉयमेंट के लिए सिस्टम को भेजते हैं। तो वो सारी फीचर पहले नहीं होते थे लेगेसी सिस्टम के अंदर। उस सिस्टम में हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजरल प्रोग्राम के ज़रिए हमने सिस्टम डिज़ाइन किया होता था और उसमें इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टिंग और यू कैन से इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम पॉसिबल नहीं थी। देन हम चलते हैं वाई ऑर्गेनाइजेशन कीप लेगेसी सिस्टम, क्यों रखती हैं, मतलब अगर इतने प्रॉब्लम है, सवाल यही पैदा होता है कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसको रखने की ज़रूरत क्या है सिस्टम्स को, लेगेसी सिस्टम को, उनको चेंज क्यों नहीं कर लेते। तो उनको चेंज क्यों नहीं करते, उसके वन ऑफ द मेन रीज़न है हाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आप इतना इजीली चेंज नहीं करते क्योंकि जब आप उसको बनवाते हैं सिस्टम को 15-20 साल पहले अगर आपने बनवाया है, उस सिस्टम को डिज़ाइन के ऊपर मिलियन ट्रिलियंस डॉलर लगे होते हैं। तो मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर बड़ा बिजनेस है, उस लिहाज से अगर एक्सपेंस हुआ हुआ है, अगर आप उसको दोबारा बनवाएंगे तो वो कॉस्ट कहाँ से आएगी, उस कॉस्ट को कैसे आप कंपनसेट करेंगे, क्योंकि शुरू में तो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी ROI की है। अब दोबारा से आप सारे का सारा सिस्टम चेंज करेंगे
तो इसको पूरा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से असेस करना पड़ता है, फिर उसका रिस्क असेस किया जाता है, फिर यूज़र की बिज़नेस कितना कंप्रोमाइज़ होगा उस पर सारी चीज़ें असेस की जाती है। तो सेकंड पॉइंट आपका यही है कि बिज़नेस डिपेंडेंसी। बिज़नेस डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप रिप्लेस करेंगे आपका बिज़नेस कंप्रोमाइज़ होगा, आपका कंपटीटर जो है वो बेनिफिट ले जाएगा आपके डाउन टाइम का, और उस डाउन टाइम को लेवरेज करते हुए अपना बिज़नेस जो है डाउन पे चला जाएगा। आपका कंपटीटर जो है उसका बिज़नेस स्केल अप हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, और आप डाउन में आ जाएंगे। तो आप ये भी एक थ्रेट होता है जिसकी वजह से आप बिज़नेस लेगेसी सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर सकते। थर्ड आपके पास यानी रिप्लेस कर नहीं कर सकते का मतलब है रिप्लेस करना चैलेंजिंग है। वो हम कहते हैं वाई ऑर्गेनाइजेशन कीप दिस सिस्टम, तो ये रिप्लेस करना जो है चैलेंजिंग है। फिर आते हैं रिस्क ऑफ फेलियर। तो ये भी क्योंकि पुराना सिस्टम चल रहा है, चल रहा है, काम चल रहा है, गुजारा हो रहा है, चलने दें, ठीक है। चेंज मसले तो आ रहे हैं, लेकिन क्या करें अब नया बनवाने के लिए, फिर हम वो नया बनाएं, वो उसके सक्सेस के रेट क्या होंगे, कब तक यूज़र सीखेंगे, कब तक हमारे कस्टमर उससे फेमिलियर होंगे, फ्लॉप ना हो जाए या कोई तजर्बा फेल ना हो जाए। तो रिस्क ऑफ फेलियर भी होता है। और जो रिस्क ऑफ फेलियर है वो भी एक वी कैन से हर्डल्स होती है टूवर्ड्स डिज़ाइनिंग ए न्यू सिस्टम। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि लेक ऑफ अल्टरनेटिव्स है। फिर आपके पास कोई अल्टरनेट अप्रोचेस भी नहीं होती हैं, यानी अल्टरनेट अप्रोचेस नहीं है कि आप कहते हैं कि मूव ऑन कर लें, हम ऐसे नहीं ऐसा अप्रोच पे चले, ये नहीं भी अप्रोचेस पे चले जाएं। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या थी पहले अप्रोच कि आप चलें जी इनक्रप्शन कर दें, ठीक है, इनक्रप्शन आ गई। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं तो फिर आपको उनके साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। अगर आपकी कंपटीटर ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करे तो आपको भी फिर अपनी कंपटीटर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए सिस्टम को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो उसमें एक पॉइंट ये आता है, जैसे ब्लॉकचेन की बात कर लूँ, मैं एग्जांपल दे लूँ, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। क्रिप्टो करेंसीज़ का कंसेप्ट आ रहा है। डिजिटल करेंसीज़ के अंदर आप देखें ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो दे आर मूविंग टू द पेपरलेस करेंसी। सारे के सारे टेक्नोलॉजी पे चल गए हैं। अगर आप देखें चाइना देखें, अगर आपका वी चैट यूज़ करता है, सारे का सारा डिजिटल मनी है, तो वो वी चैट के ज़रिए ट्रांजैक्शन पे करते हैं। इवन दैट कि अगर बैगर जो है उसको भी आप वी चैट के ज़रिए पे कर होते हैं, यू डोंट नीड टू हैव ए पेपर करेंसी। तो अब जिस तरह से आपकी टेक्नोलॉजीज चेंज होगी, यूजेबिलिटी चेंज होगी, उसी तरह से आपको सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अब आप वहाँ पे अगर आप देखें तो छोटे से छोटा जो यू कैन से करियाना स्टोर है या सेल्समैन है या सिंपल कोई चप्पलें भी बेच रहा है, तो उसके पास भी बार कोड टेक्नोलॉजी होगी, तो उसे आप बार कोड स्कैन करें और उसको पे करें। तो वी हैव टू शिफ्ट द टेक्नोलॉजी। और अगर अल्टरनेटिव आपके पास आते हैं और अल्टरनेटिव एक्सपेंसिव होते हैं, उससे भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि उन अल्टरनेटिव पर मूव करने के लिए उनको सारे प्रोसीजरल अप्रूवल, बिजनेस रो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस, स्टेक होल्डर की कन्वीनियंस, गवर्नमेंट से अप्रूवल, ये सारी की सारी चीज़ें भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाती है यूज़र फॉर्मेलिटी, यूज़र फैमिलियरिटी। यूज़र फैमिलियरिटी इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप सिस्टम के अंदर इतने कोई टेक्नोलॉजी चेंजेस कर दें कि आपका यूज़र ही यूज़ ना कर पाए, यानी यूजेबिलिटी डाउन हो जाए सिस्टम की, ये भी एक यूज़र का होता है कि या फिर यूज़र जो है दूसरे सिस्टम पे मूव कर देंगे। अगर आपने सिस्टम को नई टेक्नोलॉजी पे डाला और वो नई टेक्नोलॉजी इतना रैपिड चेंज है या वो अनफेमिलियर लेवल पे डिज़ाइन हो गई है, तो उससे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड कर रही होती हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे यूज़र इसको यूज़ ही ना कर पाएँ और फिर कम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे कम्पिटिटर को मिल जाए और हमारे कस्टमर वी लूज़ आवर कस्टमर। तो ये सारे वन ऑफ द कुछ चैलेंजेस मैंने डिस्कस किए हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर नहीं करती कि वो सिस्टम को रिप्लेस करें। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस वैल्यू ऑफ द लेगेसी सिस्टम, बिजनेस की कितनी सपोर्ट होती है जिसकी वजह से लेगेसी सिस्टम बड़े अरसे तक चल रहे होते हैं। सो दे सपोर्ट द डेली ऑपरेशन। अब डे टू डे बिजनेस, अगर आपने बिजनेस को सॉफ्टवेयर को चेंज करना है तो आपको बिजनेस स्टॉप करना पड़ेगा, तो डेली बिजनेस ऑपरेशन आपके सारे के सारे चल रहे होते हैं। अगर आप देखें बैंकिंग सर्विसेज को देखें, 1 घंटे के लिए भी अगर बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग सॉफ्टवेयर बैठ जाए तो आपके सारे कस्टमर बैठे होते हैं लाइन में,
एंड ऑपरेटर बैठे होते हैं, कैशियर बैठा है, मैनेजर बैठा है, बट दे कांट डू एनीथिंग, तो आपके सारे के सारे ऑपरेशन स्टॉप हो जाएंगे। यू कैन नॉट डू इट मैन्युअली। आप कहेंगे सर सिस्टम डाउन है, प्लीज़ वेट। इसी तरह अगर आप नादरा की बात कर लें, कुछ और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लें, Booking.com की बात कर लें, या आपकी रेलवे रिजर्वेशन है, एयरलाइन रिजर्वेशन है, किसी भी सॉफ्टवेयर को ले लें, अगर वो सिस्टम जो है वो घंटे 2 घंटे के लिए स्टॉप करना पड़ जाए तो आपके ऑपरेशन से स्टॉप हो जाते हैं। अनदर थिंग इज कंटेन्स वैल्यूएबल डेटा। जब आप सिस्टम की बात करते हैं लेगेसी सिस्टम्स की, तो उनका डेटा स्टोरेज की जो टेक्निक्स हैं वो प्री डिफाइंड होती है, उसी सिस्टम के लिहाज से डिज़ाइन होती हैं, जिस सिस्टम के हिसाब से वो बनाया जाता है। अगर आप लेगेसी सिस्टम्स को मॉडिफाई करेंगे तो उसका वैल्यूएबल डेटा जो है उसको भी आपको उसी तरह से ट्रांसलेट करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा नए मॉडल के मुताबिक। जो नया डेटा मॉडल आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक, मिसाल के तौर पे अगर मैं पहले मेरा डेटा जो है वो एक टेक्स्ट फाइल में रखा जाता था और अब मैं इसको ओरेकल पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मेरा नया डेटा तो चले ओरेकल पे आ जाएगा, लेकिन मुझे पुराने डेटा को भी माइग्रेट करना पड़ेगा ओरेकल डेटाबेस के ऊपर। चलें जी, ठीक है, गुड हो गया, चलें कर लिए, कॉस्ट लग गई। अब फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अगर मुझे इसको ओरेकल को ब्लॉक डेटाबेस को ब्लॉकचेन पे लेके आना पड़ेगा, या ओपन डेटाबेस पे जाना पड़ेगा, मंगो डीपी पे ट्रांसफ़र करना है, या यू कैन से ब्लॉकचेन पे ब्लॉक्स की फॉर्म में डेटा को रखना है, तो अब कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं आज से स्टार्ट करूँगा तो प्रीवियस डेटा से मेरा किसी और फॉर्म में है, और डेटा यू सेंस से डेटा इज़ करेक्टेड, अदरवाइज बिजनेस आपका चलेगा नहीं। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, यू कैन से हर्डल होती है। वी कैन से कि आप लेगेसी सिस्टम्स जो है वो इसको इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि हमें पुराने सिस्टम्स को ही यूज़ करना होगा, और ये हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट हो रही होती हैं टू डिज़ाइनिंग अ न्यू सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम बिजनेस वैल्यू रूल, आपके सिस्टम के अंदर ही बिजनेस रूल्स आपने एम्बेड कर दिए हैं। अगर आपने सिस्टम के बिजनेस रूल जो है वो एम्बेड कर दिए, प्रोसेसेस को एम्बेड कर दिया है डिवाइसेस के अंदर, तो भी डिपेंडेंसी है, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर डिवाइस के ज़रिए आप स्कैन कर रहे हैं, अगर आप डिवाइस चेंज करेंगे तो उसकी जो इनकोडिंग स्कीम है या स्कैनिंग मेथडोलॉजी है उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रोसेस भी होते हैं एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में। अगर आप लगा लें कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई हॉस्पिटल में मेरे पास कोई डिवाइस है जो लेट्स सपोज अल्ट्रासाउंड की डिवाइस है, उसके अंदर सिस्टम के अंदर एम्बेडेड है प्रोसेस। अब मुझे उस एम्बेडेड प्रोसेस को नए मेथडोलॉजी आ गई या नया टेस्ट सर्विस आ गई जिसके ज़रिए हम असेस कर सकते हैं रिपोर्ट को, वो मेथडोलॉजी यूज़ करनी है, तो इसको हम प्रीवियस पुराने सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि पुराना सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसकी इनकोडिंग सपोर्ट नहीं करेगी। बड़ा ओपन वे में अगर मैं बताऊं तो देखें आप, आज हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारी नई लैंग्वेजेस आ रहे हैं वो यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज़ करती हैं। पुरानी लैंग्वेजेस जो है हमारी आस्की पे चल रही थी। अब आस्की पे डिज़ाइन हुआ गया सिस्टम जो है, अगर उसके अंदर हमारा जो प्रीवियस डेटा है 10-15 साल 20 साल का, वो आस्की पे 1 करेक्टर इनकोडिंग से अंदर स्टोर है, और अब हम उसको चेंज करना चाहें 2 करेक्टर 2 बाइट इनकोडिंग के अंदर इसको अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो ये भी हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा। अनदर थिंग इज़ कस्टमर ट्रस्ट। कस्टमर का ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन करेंगे, प्रोसेस को चेंज करेंगे, तो कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं, कस्टमर किस तरह से ट्रस्ट करेगा। मिसाल के तौर पे आगे पहले आपका मैनुअल सिस्टम था बैंकिंग का, तो आपका पेपर पे लेजर पे लिखा जाता था, कस्टमर वेरीफाई करता था मेरे सामने, अक्सर कस्टमर के सामने ही लिखा जाता था कि जी आपके अकाउंट में 50,000 हैं, आपने 10,000 निकाले, माइनस किए, 40,000 बकाया बच गए, वो कस्टमर को नज़र आ रहा होता था। अब आपने कहा मैंने कंप्यूटर पर डाल दिया, वो कंप्यूटर में कब आपने चेंज कर दिया या किस तरह से चेंज कर दिया कस्टमर को तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि कंप्यूटर में तो डिजिटल है, डिलीट कर दिया, डेटा मॉडिफाई कर दिया। तो कस्टमर की ट्रस्ट को मेंटेन करना ये भी बिजनेस प्रोसेस के अंदर वी कैन से हर्डल पैदा होता है टुवर्ड्स रिप्लेसिंग द लेगेसी सिस्टम। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट इज स्टेबल परफॉर्मेंस। एक परफॉर्मेंस है, एक टाइम है आपके पास डिफाइन है, उसके अंदर आप कोई सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, यूज़र आर फेमिलियर विद दैट परफॉर्मेंस।
अब उसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव भी हो सकती है, परफॉर्मेंस डिग्रेड भी हो सकती है। यू आर नॉट अनसर्टेन, क्योंकि नए प्रोसेसेस के साथ, जैसे हम कहते हैं ना, जब चीज़ें बढ़ती हैं, प्रोसेसेस बढ़ती हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो सिस्टम स्पीड अप भी होता है और स्लो भी होता है। डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से रीडिज़ाइन किया है। नॉर्मली अगर हम देखें, जितने भी हमारे सिस्टम इनरिच हुए हैं, जितने भी हमने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, दे रिक्वायर मोर कंप्यूटेशन। तो एक्चुअली हमें उसकी वजह से हार्डवेयर को भी अपग्रेड करना पड़ता है, अदरवाइज सिस्टम स्टेबल, परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं होगी। लेट्स सपोज, मिसाल के तौर पे आज अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और ये सॉफ्टवेयर मैं पेंटियम 3 पे चलाऊंगा, तो वो सिस्टम पेंटियम 3 पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग है और जो सपोर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर पेंटियम 3 पे चलने वाले सॉफ्टवेयर को आज मैं i7 पे चलाऊंगा तो वो फास्ट चलेगा, ये सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। अगर वो डिज़ाइन इस तरह से हुआ है, अगर वो डिज़ाइन पेंटियम 3 के लिहाज से डिज़ाइन हुआ है, तो अगर मैं उसको पेंटियम i5 पे i7 पे भी चलाऊंगा तो वो उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होगी, बल्कि वो पेंटियम 3 के ही पाइपलाइनिंग और बसेस और उन चीज़ों को यूज़ कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे अवेलेबल बसेस हैं 64, लेकिन सिस्टम डिज़ाइन हुआ है 16 बसेस के, तो बाकी जो बसेस होंगी वो वेस्टेज होंगी, यूज़ नहीं हो पाएंगी, तो डेटा ट्रैवल ही नहीं करेगा, क्योंकि डेटा ट्रैवल नहीं 16 बस पे चलेगा। तो फिर तो भी आपका सिस्टम जो है वो बच जाए। अच्छा, फिर दूसरी ये है कि आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव में और कम्प्लेक्सिटीज़ होने की वजह से सिस्टम में डिले आएगा, तो वो नए फीचर को, टेक्नोलॉजी को लेवरेज तो नहीं कर पाएगा, बल्कि और डाउनग्रेड हो जाएगा। तो ये भी चैलेंजेस होते हैं बिजनेस वैल्यू लेगेसी सिस्टम के, जिसकी वजह से हम हमारी हर्डल्स पैदा हो रही हैं टू रिप्लेस द लेगेसी सिस्टम। अब इन तमाम प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबल टेक्नोलॉजी, अगर हम देखें आजकल जो हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उनके लिहाज से देखें तो ये प्रॉब्लम्स है लेगेसी सिस्टम के, क्योंकि अगर हमें उनको मेंटेन करना पड़ेगा, वी नीड टू पे हाई मेंटेनेंस कास्ट। विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी की बात करें तो क्योंकि उनके अंदर कोई इंक्रप्शन टेक्निक नहीं लगी हुई, कोई प्रिवेंटिव मेजर, प्रोटेक्टिव, मेल्समवेयर डिटेक्शन रिडक्शन स्ट्रेटजी कोई अप्लाई नहीं हुई, तो दे हैव अ सिक्योरिटी रिस्क। फिर वो डिज़ाइन हुए हैं एक कैन से यूनी प्रोसेसर के लिहाज से, तो उसके अंदर स्केलेबिलिटी भी नहीं होगी, लो स्केलेबल होंगे, उसको मल्टी प्रोसेसिंग के या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का कोई फ़ायदा उससे हम नहीं ले सकेंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर सिस्टम डिज़ाइन हुआ है पेंटियम 3 को रखते हुए, पेंटियम 2 को रखते हुए, तो अब अगर आप उसको i7 i5 पे चलाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो डिज़ाइन ही उस रिसोर्सेज के लिहाज से हुआ है, उस आर्किटेक्चर के लिहाज से हुआ है। तो वो जो एडवांस आर्किटेक्चर है उसके अंदर वो बेनिफिट यानी फीचर ही नहीं है कोई यूज़ कर सके। मिसाल के वो यूनी प्रोसेसर के लिहाज से अगर सिस्टम डिज़ाइन हुआ है तो वो मल्टी प्रोसेसिंग का और क्वाड कोर और ड्यूल कोर का एडवांटेज नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें फिर सॉफ्टवेयर री डिज़ाइन करना पड़ेगा कि किस तरह से एक टास्क को ब्रेक डाउन किया जाए, डीकम्पोज किया जाए, उनको पैरेलल प्रोसेस किया जाए, फिर रीजॉइन किया जाए। ये सारे एडवांटेज वो नहीं ले पाएगा। स्लो द परफॉर्मेंस, ये भी एक मेन डिसएडवांटेज है विद लेगेसी सिस्टम के, क्योंकि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी के अंदर नई कंप्यूटर, नई मशीन्स अवेलेबल हैं, बट सिस्टम डिज़ाइन उस लिहाज से हुआ है, तो वो परफॉर्मेंस स्लो ही देगा। और अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी पे, नए सिस्टम जो है वो कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी पे बन गए हैं, जो हमारे इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कुछ पुरानी पे है, तो इंटीग्रेशन के इशू आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं ले लूँ कि अगर मेरा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और उसमें मेरी जो फाइनेंस का मॉड्यूल है, ऑडिट का मॉड्यूल है, वो पुराने सिस्टम पे बना हुआ है, और बैंकिंग सर्विस वाला सिस्टम जो नए सिस्टम पे बना हुआ है, अगर मैं अपनी ऐप को अपने सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करूँ बैंकिंग ऐप से, ताकि मेरी जितने भी लोगों की सैलरी मैं डिसाइड करता हूँ, सैलरी ऑटोमेटिक लेजर कनेक्ट हो जाए मंथ की 30th को, ताकि बैंक उनको अकॉर्डिंगली पे कर सके, और उनके पास डायरेक्ट एपीआई कनेक्टिंग के लिए हमें देनी पड़ती है, इंटीग्रेट करनी पड़ती है डिफरेंट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हो। बैंक को बैंक एपीआई देती है ताकि सिस्टम इंटीग्रेट करके विदाउट मैनुअल प्रोसेसिंग वो डायरेक्टली, उनके अकाउंट नंबर होते हैं, पर्सन के नेम होते हैं, उनकी सैलरी होती है, तो
तो हर पहली को मैसेज आ जाता है कि गिफ्ट है, सैलरी ट्रांसफ़र हो गई। और हज़ारों लोगों की सैलरी मैनुअल नहीं हो रही होती, बल्कि वो दो सॉफ्टवेयर्स की इंटीग्रेशन से पॉसिबल होता है। अब उन दो सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन में अगर एक सॉफ्टवेयर लेगेसी सिस्टम पे बनाया हुआ है और दूसरा जो है वो नई टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, तो लेगेसी सिस्टम वाले में ये प्रॉब्लम होंगी कि वो इंटीग्रेशन के इशू आएंगे उसमें। तो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम उससे हो रहे होते हैं। हाँ, टेक्निकल डेफेक्ट इन द लेगेसी सिस्टम, क्विक फिक्सेस ओवर द टाइम। छोटे छोटे काम भी होते हैं, अगर आपको इनको मॉडिफाई करना पड़ जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको फिक्स करना पड़े तो वो हमें टाइम लेता है। सो यू कैन से टेक्निकल हमारे पास इसके इश्यूज हैं जिसमें हमें मैनेज करना पड़ेगा। और विद रिस्पेक्ट टू अगर हमारे पास अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है फिर तो हम मैनेज कर सकते हैं, क्विकली मैनेज कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा जो फिक्सेस हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे, यानी प्रॉब्लमेटिक बन जाएंगे। पुअर डिज़ाइन डिसीजन इनिशियली, क्योंकि हमारे पास जो सिचुएशन होती है बिजनेस की इनिशियल सेटअप और जो अवेलेबल रिसोर्स होते हैं उसके लिहाज से डिज़ाइन करते हैं, तो हमारे आज की जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी या वसाइल रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, नेटवर्क रिसोर्सेज, उन लिहाज से डिज़ाइनिंग हुए होते हैं, तो हम उसको कहते हैं पुअर डिज़ाइन है। कम्प्लेक्सिटी उनके अंदर शामिल होती है। हार्ड टू रिफैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट डाउन कर लें और अपने पास रखें कि ये इनको रिफैक्टर यानी फैक्टराइजेशन करना बड़ा मसला होता है ये, क्योंकि एक रिजिड सिस्टम होता है, एक वन यूनिट सिस्टम बनाया जाता है। तो अब अगर आपको किसी भी पार्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे तो उसके चेंजेस की असरात बाकी सारे फीचर्स फंक्शंस में भी पड़ रहे होते हैं। तो आपको ये नहीं होता कि एक मॉड्यूल के अंदर आप चेंजेस करें और बाकी मॉड्यूल जो है वो आइसोलेटेड में वर्क करते रहे, यानी एक पार्ट को आप डाउन करें और उसके ऊपर चेंजेस करें, ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम इसलिए कहते हैं ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, हार्ड टू रिफैक्टर। और जब हम चेंजेस करेंगे, किसी भी पार्ट में चेंजेस करेंगे तो वो रिस्क इंक्रीज़ कर देगा। मतलब रिस्क इंक्रीज़ करने का मतलब है उसके असरात कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी ट्रेसेबिलिटी नहीं होती कि इसके असरात कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, कहाँ कहाँ उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वी कैन से रिस्क इंक्रीज़ करेगा एंड टेक्निकल सिस्टम्स के अंदर। देन हमारे पास आता है रिस्क ऑफ लेगेसी सिस्टम में क्या क्या पॉसिबल है। रिस्क ऑफ फेलियर है डेटा लॉस। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका प्रीवियस डेटा जो है वो किसी और डेटा स्टोरेज या डेटा मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना है, तो नया डेटा सिस्टम जो होगा, नया मॉडल जो होगा, वी कैन से वो फ्रेमवर्क उससे कंपैटिबल नहीं होगा, तो डेटा लॉस होने की। जब आप कन्वर्जन कर रहे होते हैं लेगेसी सिस्टम से न्यूज़ मॉडर्न सिस्टम के अंदर माइग्रेशन करते हैं डेटा को, तो ये डेटा लॉस की रिस्क आपके पास आते हैं जो कि फेलियर्स की तरफ लेके जाते हैं। आपका डेटा लॉस हो जाएगा या कंपैटिबल नहीं रहेगा या वो डेटा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एक मैं आप नोट डाउन कर लें इन चीज़ों को। एक मैं पॉइंट और यूज़ करता हूँ, लिटिल इंडियन बिग इंडियन, यानी कुछ आर्किटेक्चर जो है वो हायर बाइट को फर्स्ट स्टोर करती हैं देन लोअर बाइट को, और कुछ आर्किटेक्चर जो है वो लोअर बाइट को फर्स्ट स्टोर करती हैं देन हायर बाइट को। तो जब डेटा माइग्रेशन आप कर रहे होते हैं तो डेटा लॉस हो जाता है, यानी कि अगर आप कोई नंबर है आपका इंटीजर में नंबर लिखा हुआ है तो उसका अगर हायर बाइट को आप पहले रीड करें और लोअर बाइट को बाद में रीड करें, वो चेंज होगा उससे कि लोअर बाइट का पहले रीड होगा, हायर बाइट का बाद में, तो आपका नंबर ही चेंज हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम आता है डेटा लॉस के पर्सपेक्टिव में। सर ये बात समझ नहीं आई, इसमें ये देखिए समझे, मैं समझाता हूँ। आप इसको मैं इसलिए कहा इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लें। ये जब टेक्नोलॉजी में हम स्टोर करते हैं ना, ये हमारे पास 8 बिट है। 8 बिट में सबसे छोटा बाइट होता है 0, और अगर हम यहाँ पे ले लें, यहाँ होगा 8। अब अगर मैं 8 बिट के अंदर कोई नंबर स्टोर है, उस नंबर स्टोर को जब मैं स्टोर करता हूँ एक यूनिट बन जाएगा। मेमोरी में स्टोर करेंगे तो ये एक यूनिट है। लेकिन जब हम बात करें कि ये हो गया बाइट, सिंपल बाइट,
अगर मैं बड़ा डेटा लेता हूँ बाइट से, जिसको हम शॉर्ट कहते हैं, तो शॉर्ट कितने बाइट का होता है? 2 बाइट का, 16 बिट का, ठीक है। और अगर इंटीजर लेंगे तो लेट्स सपोज 32 बिट का है, तो 32 बिट में क्या होगा? 0 और यहाँ होगा 32। अब जब डेटा मेमोरी में स्टोर होता है तो मेमोरी में स्टोर होगा इस तरह से, पहला बाइट आएगा, फिर दूसरा बाइट आएगा, फिर तीसरा बाइट आएगा और चौथा बाइट आएगा। अब अगर 32 बिट को हम देखें तो इसके अंदर एक बाइट, 2 बाइट, मुझे 2 बाइट, ये तीसरा बाइट यहाँ है और चौथा बाइट यहाँ है। अब लिटिल इंडियन का मतलब ये होता है लिटिल नंबर आखिर में, ये लिटिल नंबर है, ठीक है। लास्ट यानी जो राइट मोस्ट है ये आखिर में आए और पहले कहाँ चला जाए? ये नंबर, यानी ये इसको हम यहाँ रखें, इस वाले पार्ट को यहाँ रखें, इस वाले पार्ट को यहाँ रखें और लास्ट वाले पार्ट को यहाँ रखें मेमोरी में, तो ये कहलाएगा लिटिल इंडियन। और बिग इंडियन क्या होता है? हम पहले छोटे बाइट को रखेंगे पहले, और फिर दूसरे बाइट को रखेंगे यहाँ पे, और तीसरे बाइट को रखेंगे यहाँ पे, और चौथे बाइट को रखेंगे यहाँ पे। अब सिचुएशन ये है कि अगर स्टोर करने वाला सिस्टम लिटिल इंडियन था और रीड करने वाला सिस्टम बिग इंडियन है, तो नंबर इंटायरली चेंज हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यहाँ स्टोर करूँ 4 5 1 3, तो स्टोर क्या किया होगा लिटिल इंडियन पे? अगर लिटिल इंडियन पे स्टोर किया गया है तो यह लिखा जाएगा 4 5 1 3, और जब रीड करेंगे इसको पढ़ेंगे 3 1 5 4, तो नंबर चेंज हो गया। नंबर चेंज हो गया बच्चों? यस यानी आपका स्टोरिंग पैटर्न डिफरेंट है और रीडिंग पैटर्न डिफरेंट है। यस सर। एक आर्किटेक्चर डिफरेंट है, दूसरी आर्किटेक्चर डिफरेंट है, तो डेटा स्टोर किसी और फॉर्मेट में हुआ है और रीड करने वाला उसको दूसरे पैटर्न पे पड़ेगा, तो नंबर ही चेंज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डेटा लॉस। दिस इज कॉल्ड डेटा लॉस। तो जब आप लेगेसी सिस्टम में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं तो डेटा लॉस आता है। इसी तरह आप मुझे बताएं, आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है? लेगेसी मॉडल मतलब पुराने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो स्टार्टिंग वर्जन है, उस सी प्रोग्रामिंग के जो स्टार्टिंग के जो वर्जन है ना, उनके अंदर इंटीजर जो है वो 4 बाइट का होता है, लेकिन जावा के अंदर इंटीजर 8 बाइट का होता है। तो अगर आपने सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ था 8 बाइट पे और उसको ट्रांसलेट करेंगे 4 बाइट में, तो जो हायर ऑर्डर 4 बाइट हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, हायर ऑर्डर 4 बाइट वेस्ट हो जाते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। मतलब मैंने सिर्फ कंपोनेंट को थोड़ा सा ओपन करके बताया है, क्योंकि मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ और पॉइंट्स में लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप ऐसा ना हो मैं उसको बहुत बड़ी स्लाइड के अंदर बहुत सारे डिटेल लिख के ले आऊँ और फिर वो आपको रट्टा मारना पड़े। मैं यही चाह रहा हूँ कि डिस्कशन से आपके जहन में चीज़ें हों, सवालात आएँ। मैंने इसको बोला तो आपने क्वेश्चन किया, मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगर मैंने लिखी होती यहाँ पे लाइनें तो आप बस उसको पढ़ती, रट्टा मारती और चीज़ें मेमोराइज करते, कुछ मेमोराइज कर लेते, कुछ ऐसे वर्ड। तो इसलिए मैंने लिखे पॉइंट्स ताकि आप इसको समझ लें, ठीक है। चलें, ये था लिटिल इंडियन बिग इंडियन जो आपको कवर हो गया होगा। ओके, मूव ऑन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ब्रीचेस। अब सिक्योरिटी ब्रीचेस क्या है कि आपने कोई अपने लिहाज से जो अवेलेबल रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी यूज़ होता है तो उसका तो आपने सिक्योरिटी लगाई, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी या हैकर्स ने उसको ब्रीच कर दिया, तो सिक्योरिटी ब्रीचेस आपके सिस्टम्स में होते हैं। सिक्योरिटी ब्रीचेस आर रिस्क फॉर द लेगेसी सिस्टम, या पुराने लेगेसी सिस्टम में सिक्योरिटी के लिहाज से कोई आपने मेथडोलॉजी लगाई ही नहीं होती, तो ये भी एक सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं जिसकी वजह से लेगेसी सिस्टम जो है रिस्की हो जाता है। स्किल शॉर्टेज, अब आपके पास वो स्किल्स भी नहीं होती उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। जैसे मैंने कहा था कि आपने पुराने सिस्टम जो है वो कोबोल, फोर्टान उन लैंग्वेजेस पे बने होते हैं, जबकि आज के दौर में अगर हम बात करें तो पुराने सिस्टम पूरी पुरानी लैंग्वेजेस पढ़ाई नहीं जाती,
अब स्टूडेंट डोंट नो फोर्टान कोबोल, आप लोगों में से कोई नहीं जानता होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ शिपिंग कॉरपोरेशन का जो पुराना सॉफ्टवेयर है वो फोर्टान पे लिखा हुआ है, अब उसको कौन अपडेट करेगा, कोई भी अवेलेबल नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है लैंग्वेज इस वक्त, क्योंकि सारे हर चीज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब जो पुराने लोग थे जो फोर्टान पे काम करते वो रिटायर हो गए या एक्सपायर हो गए, अब उसको कौन यू कैन से हैंडल करेगा, मैनेज करेगा। तो स्किल शॉर्टेज भी होती है और ये भी एक रिस्क है लेगेसी सिस्टम का। अब उस सिस्टम को चलाने वाले लोग ही नहीं रहे, उस टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग नहीं रहे, तो फिर आपका लेगेसी सिस्टम भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है, यानी उस वक्त भी लेगेसी सिस्टम रिस्की हो जाता है कंटिन्यू करना उसको। फिर वेंडर सपोर्ट एंड, वो कंपनी जिसने वो सिस्टम बनाया था उसके पास वो डेवलपर ही नहीं है, वो कह रहे हैं हम अब आगे सपोर्ट नहीं कर रहे इसकी भाई, सो वी आर सॉरी फॉर दैट, दैन आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, अभी भी देखें कि हार्डवेयर पर्सपेक्टिव में भी हमारे पास जो मोबाइल के नित नए मॉडल आ रहे हैं और जो पुराने मॉडल हो गए हैं उनकी अगर कोई हार्डवेयर में कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता, तो एक कंपोनेंट ख़राब होने की वजह से हमें मोबाइल ही ज़ाया करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर बैटरी में कोई इशारा आ गया, कोई सेंसर ख़राब हो गया, कोई एलसीडी ब्रेक हो गई, अब नए मॉडल की भाई एलसीडी मॉडल बंद कर दिया कंपनी ने, अब नए मॉडल निकाल रही है, इस साइज़ की एलसीडी आ ही नहीं रही है, इस साइज़ की उसकी स्क्रीन आ ही नहीं रही, तो अब वेंडर ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, फिर भी आपका सिस्टम रिस्क में आ गया, वेस्टेज हो गया। इसमें सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास ये चेंजेस आते हैं कि अगर पुराने डेटा स्टोरेज के जो मैकेनिज़्म थे या नेटवर्क के या आपके जो है डेटा ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रोटोकॉल्स थे उनकी सपोर्ट बंद हो गई, तो आपका सिस्टम रिस्की हो गया। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखना होगा। अब असेस कैसे करेंगे लेगेसी सिस्टम को? लेगेसी सिस्टम के असेसमेंट के लिए हमें असेस करना है उसकी बिजनेस वैल्यू कैसी है। बिजनेस वैल्यू एनालिसिस का मतलब ये है कि नया सिस्टम अगर मुझे रीडिज़ाइन करना है तो मैं असेस करूँगा कि आया कि मैं पुराने सिस्टम को ही कंटिन्यू करके चलाता रहूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, और क्या मुझे नया सिस्टम बना के उससे मेरा बिजनेस इतना एक्सपेंड होगा, उसकी वैल्यू या कस्टमर स्केल कर रहे होंगे, कस्टमर बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से मुझे वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो वी नीड टू असेस द बिजनेस वैल्यू एनालिसिस बिफोर डिज़ाइनिंग द लेगेसी सिस्टम को असेस करेंगे कि लेगेसी सिस्टम को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, री इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम क्या करें, हमारे लेगेसी सिस्टम को हम असेस करें, तो बिजनेस वैल्यूज़ की असेस करें। ये पॉइंट ये है, इसके लिए आपको फिर प्रोसीजर बनाना पड़ता है, आपको फिर क्रिटिकल रिव्यू, कस्टमर एनालिसिस, कस्टमर फीडबैक, बिजनेस प्रोसेस वर्क फ्लो के असेसमेंट, ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए बिजनेस वैल्यूज़ को असेस करना पड़ता है। देन है टेक्निकल क्वालिटी चेक, क्या सिस्टम जो है टेक्निकली फिजिबल है, क्या उसके अंदर टेक्निकल प्रोसेस को जो सपोर्ट है वो ओके है, उसका क्वालिटी चेक हम देखते हैं यहाँ पे। ये भी लेगेसी सिस्टम अगर हम देखते हैं कि टेक्निकली सिस्टम फिजिबल ही नहीं रहा तो वी नीड टू चेंज इट। अगर हम देखते हैं नहीं चल जाएगा और इसकी जो है री इंजीनियरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रीवियस सिस्टम को चलाते रखें। असेसमेंट हमें बताती है कि फेलियर की तरफ लेके जा रही है या हमें उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। देन कास्ट एवेल्यूएशन, कास्ट एवेल्यूएशन में आपके पास प्रोसेस आ जाता है कि आप असेस करते हैं उसकी सिस्टम की कॉस्ट। अगर कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है और उसकी डेवलपमेंट की कास्ट भी बहुत ज़्यादा है तो हम प्रेफर करेंगे कि लेगेसी सिस्टम को ही चलाएं, ठीक है। लेकिन अगर हमें रीडिज़ाइनिंग की कॉस्ट जो है वो इतना बेनिफिट दे रही है कि लेगेसी सिस्टम को रिप्लेस कर लें, या मार्केट प्रेशर ऐसे है कि अगर हम पुराने सिस्टम को ही कंटिन्यू करें और मॉडिफाई ना करें, बदलती हुई हवाओं के साथ चेंज ना हो, तो फिर हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और हमारा बिजनेस फेलियर की तरफ हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि आप अगर देखें कि 2000 एंड 2010 के दरमियान सबसे अच्छा जो मोबाइल की कंपनी बहुत ज़्यादा जिसने बिज़नेस किया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने वो थी नोकिया। आपके इलम में भी होगा, आपके पुराने मॉडल नोकिया में होंगे, आपके बड़े बहन भाइयों के पेरेंट्स के मॉडल किसमें मिलेंगे, आपको नोकिया में मिलेंगे। लेकिन नोकिया ने कंपनी ने एक बड़ा ड्रॉबैक क्या किया, उसने
बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, किया तो बहुत लेट किया, दूसरी कंपनी ने उसको ओवरलैप कर लिया था। तो नोकिया अपने उसी भरम में रहा कि हम इतना ज़्यादा कस्टमर हमारे पास है, इतनी ज़्यादा हमारे पास उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट में, सो वी डोंट नीड टू रीडिज़ाइन इट, तो हम पुराने सिस्टम के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। उस चीज़ को सामने रखते हुए क्या हुआ कि नोकिया ने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, और ना मॉडिफाई करने की वजह से सिस्टम आपका बैठ गया और आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया। अभी आप देखेंगे कि कितने कंपनीज आ चुकी हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, और नोकिया बहुत कम आपको नज़र आएगा, ना होने के बराबर है। सो रिस्क असेस करना, उसको सिस्टम को असेस करना, लेगेसी सिस्टम को, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको असेस करके हम सोच सकते हैं कि वो क्या डिसीजन होना चाहिए। तो रिस्क असेसमेंट आपके पास आ गई। फिर यूज़र की सेटिस्फेक्शन आया कि यूज़र जो है वो आपके करंट सिस्टम से ज़्यादा सेटिस्फाई है, या उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको नया सिस्टम कुछ मॉडिफिकेशन के साथ होना चाहिए या टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए। तो उसके लिए आप फिर कस्टमर की सर्वेस करते हैं, कस्टमर का डेटा लेते हैं, कस्टमर से पूछते हैं किसी तरीके से यूज़र्स को, ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके बिजनेस फ्लो को। कस्टमर सेटिस्फेक्शन या यूज़र सेटिस्फेक्शन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट जो हमें चाहिए होती है जब बिज़नेस रन करना होता है। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि जैसे मिसाल के तौर पे बैंकिंग सिस्टम है। बैंकिंग सिस्टम अभी देखते हैं कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू यूज़र नीड वो चेंज होता जा रहा है। पहले आपका बैंकिंग सिस्टम जस्ट लेगेसी सिस्टम था, आप जाते थे, चेक देते थे, आपको पैसे मिलते थे। फिर बैंकिंग सिस्टम ये हुआ कि उन्होंने आपको फैसिलिटेशन की, एटीएम कार्ड बना दिया कि आप पैसे मशीन से, एटीएम कार्ड मशीन से विड्रॉ कर लेते हैं। फिर मॉडिफिकेशन आई, और मॉडिफिकेशन ने कंपेल किया कि उन्होंने आपको वेबसाइट बेस इंटरनेट बैंकिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कि आप इंटरनेट बैंक के ज़रिए, यानी ये वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे लॉगिन करें, यूज़र पासवर्ड दें और आप ट्रांजैक्शन कर लें, किसी को पैसे सेंड करने हैं, किसी से पैसे रिसीव करने हैं, ट्रांजैक्शन देखनी है, तो उन्होंने उसमें ऐड कर दिया। फिर ग्रेजुअली फीचर ऐड होते गए कि आप अपना सेल सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, वो चीज़ें ऐड हो गई। फिर और प्रेशर बना, और बिजनेस कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी आई, सिस्टम को मॉडिफाई किया, तो उन्होंने आपको मोबाइल बेस एप्लीकेशन दे दी। अब मोबाइल बेस एप्लीकेशन के ऊपर भी आपके पास रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप मोबाइल पे लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड रखें। यूज़र नेम पासवर्ड या टाइप कर होते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ के चांसेस होते हैं, और अदर थिंग्स आ गई। आपको उससे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी, और उठा के आपको व्हाट्सएप के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। आप व्हाट्सएप पे अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन यूज़र सेटिस्फेक्शन आपको लेगेसी सिस्टम को असेस करना पड़ेगा, यूज़र्स के फीडबैक लेने पड़ेंगे, और फिर अपने सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द करंट फ्लो, करंट बिजनेस स्ट्रेटजी, करंट टेक्नोलॉजी। उनको उनको लेवरेज करना पड़ेगा, उनको एडवांटेज लेने पड़ेंगे। अब मॉडर्नाइजेशन के ऑप्शंस क्या है? पहले ऑप्शन तो सबसे बहुत आसान है, कीप एज इट, कुछ भी ना करो भाई, चलाने दो, सिस्टम चलता रहे। जैसे मैंने बात की, नोकिया ने किया, उसने कहा चलने दो जैसे चल रहा है, हमारा बस, हमारी ब्रांड सबसे अच्छी है, हमारी ब्रांड बहुत मकबूल है, बहुत ने हमारे करोड़ों यूज़र यूज़ करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि एज इट उसको इस्तेमाल किया जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी आती है हमारे पास री होस्ट, दोबारा से हम इसी को किसी और सिस्टम के ऊपर या किसी और सर्वर के ऊपर होस्ट कर लें। मिसाल मैंने सिस्टम बनाया था, और मैंने सिस्टम बनाया था जो मेरे इंटरनल सर्वर पे था, लेकिन मेरे इंटरनल सर्वर में चैलेंजेस आने लग गए कि भाई कंपनी का सर्वर है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज आ जाता है, डाउन हो जाता है, मेरे क्लाइंट और मेरे एम्प्लॉय एक्सेस नहीं कर पाते घर से। फिर जी चलें जी बैकअप जनरेटर लगा दिया जी, बैकअप जनरेटर में भी इशू आ रहा है कि डाउन होता है, जनरेटर स्टार्ट होता है उस देर में फ्लक्चुएशन आती है, उसकी वजह से डाउन हो जाता है। चलें जी, फिर आपने कहा और यूपीएस लगा दिया, टेक्नोलॉजी आपने चेंज की, लेकिन उसमें भी चैलेंजेस आएंगे। तो आपने कहा चलें जी इसको री होस्ट कर दें, आप किसी इसको क्लाउड सर्विस पे रख दें, तो री होस्टिंग मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ जाएगा ऑप्शन। तो आप सिस्टम को क्या कर दिया आपने,
एक होस्ट से अपने एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे रख दिया, जैसे वेबसाइट की होस्टिंग की बात कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है री इंजीनियर। आपने उस सिस्टम को, उस टेक्नोलॉजी के फ्लो को समझा, प्रोसेस को समझा और उठा के आपने सिस्टम को रीडिज़ाइन कर दिया, रीस्ट्रक्चर कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग इज द अप्रोच फॉर मॉडर्नाइजेशन। री इंजीनियरिंग में क्या करते हैं आप, जो लेट्स सपोज एक सिस्टम है जिसके अंदर 500 फीचर है। अब री इंजीनियरिंग में आप उन 500 फीचर्स को समझेंगे और फिर देखेंगे कि 500 फीचर कैसे एप्लीकेबल है। फिर सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे दोबारा और उसके अंदर वो 500 फीचर तो एज इट डाल लें आपने, और फिर एडिशनल फीचर आप ऐड करेंगे और क्या क्या फीचर हो सकते हैं। तो ये डिप्लीकेट करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें पहले 500 फीचर को समझना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा और इसको हमें इस टेक्नोलॉजी के मुताबिक डिज़ाइन करेंगे। और जब ये डिज़ाइन कर लेंगे इस टेक्नोलॉजी के मुताबिक, तो बाकी फिर क्या हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एडिशनल फीचर यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारा री इंजीनियरिंग मॉडल हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप री इंजीनियरिंग ना करें, आप कहें जी पुरानी चीज़ को जाने दो, जो गई, अब नई चीज़ यूज़ करो, रिप्लेस द सिस्टम। सिस्टम को ही रिप्लेस कर दिया। आपने कहा जी पुराना दौर हो गया कि जब आप वेबसाइट पे जाते थे, लॉगिन करते थे, बैंकिंग यूज़ करते थे। अब वेबसाइट ख़त्म हो गई, आप सिर्फ मोबाइल ऐप बैंकिंग यूज़ करो। तो ये तब पॉसिबल है कि आपके कस्टमर 100% मोबाइल यूज़ कर रहे हो, 100% कस्टमर जो है मोबाइल पे आ जाए, और या आप 100% फीचर जो है वो सारे के सारे मोबाइल पे लें, तब तो पॉसिबल है। लेकिन अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो सम टाइम अभी भी हमें वेब बेस्ड सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें कि कुछ ऐप ऐसी ही हैं जो सिर्फ मोबाइल पे ही हैं, वो आपकी वेब ऐप नहीं है। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप जैसे बनाया गया था मोबाइल के लिए, वो मोबाइल पे चलता था, उसको आपने वेब पे ट्रांसफ़र करना पड़ा, क्योंकि डिज़ाइन किसके लिए हुआ था, मोबाइल के लिए। लेकिन हमें उसको लैपटॉप पे चलाने के लिए उसको वेब होस्टिंग करनी पड़ी, हमें उसके लिए व्हाट्सएप बनाना पड़ा। असल में वो ऐप थी। तो हमें फिर समटाइम जो हमारी इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है कि वो कंपैटिबल हो जाए, मोबाइल पे चले, या हमें उनके लिए मोबाइल ऐप बनानी पड़ती हैं। या ऐसा होता है कि हमारा एक सिस्टम एक जगह चल रहा था, उसको इंटायरली हमने रिप्लेस कर दिया। ये रिप्लेसमेंट सिस्टम हम वेब के तौर पर ख़ास तौर पर यूज़ कर रहे हैं। एक वेबसाइट है और चल रही थी, फिर उसके बाद हमने पैरेलल एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर फीचर रखे और जस्ट उठा के उस वेबसाइट को चेंज कर दिया। इसकी मिसाल आपको मिलेगी FBR के सिस्टम में। FBR का जो IRS मॉडल है वो बड़े अरसे से आपका ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन के लिए या फाइलिंग के लिए जो यूज़ होता था, वो मॉडल उन्होंने जस्ट रिप्लेस कर दिया और नए मॉडल में AI बेस इनेबल्ड फीचर इनेबल्ड है, जिसमें वो AI से आपके सिस्टम के ऑटोमेटिक फीचर्स को यूज़ करते हुए फिल करते हैं आपके टैक्स रिपोर्ट को और आपको मिनिमाइज़ कर देते हैं इन ऑर्डर टू फिल योर टैक्स रिपोर्टिंग। और आपके टैक्स रिपोर्टिंग के प्रोसेसेस को असेस करते हैं, उसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने टैक्स पेयर या आपके जो है कंज्यूमर वो फ्रॉड कर रहे हैं, उनको डिटेक्शन करते हैं। तो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर लगा होते हैं जो 80% तक अभी वो उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया, 80% वो केस आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो गलत डेटा एंटर कर रहे हैं या गलत प्रोसेस के ज़रिए सिस्टम को चला रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो व्हाट दे हैव डन, they have just replaced system with the one system to other system। और थर्ड ये है कि लास्ट के रिटायर करने, आप रिटायर थ्रो अवे। आपने कहा भाई ये सिस्टम जो था ना, जैसा भी था चल गया, काम चल गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको फेंक दो, बस फ्रॉम न्यू स्क्रैच बनाओ, उसको नया डिज़ाइन प्रोसेस करें, दोबारा से उसको यूज़र से रिक्वायरमेंट लें, यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझें, उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन दें, फिर दिखाएं, फिर दोबारा से उनको फीडबैक की बेसिस पे इम्प्रूव करें, फिर दिखाएं उनको, फिर उनको डिप्लॉय कर दें, डिप्लॉय करने के बाद उनसे कंटिन्यूस फीडबैक लेते रहें और इस तरह से नया सिस्टम डिज़ाइन कर लें, क्योंकि प्रीवियस सिस्टम आपका रिटायर हो गया, उसको जस्ट रिप्लेस कर दें। अब कुछ केस स्टडी में दे रहा हूँ आपको।
एट द एंड जो आपने करनी होंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ स्टडी दी थी, आप लोगों ने की या नहीं की उसका मैं डिस्कशन करता हूँ। अभी आपने कुछ केस स्टडी एग्जाम्पल के तौर पे लेनी है। लेट्स सपोज आपने समझना है ओल्ड बैंकिंग सिस्टम को। आप अपने अपनी चॉइस का बैंकिंग सिस्टम उठाएं। बहुत सारी बैंक्स है पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं। आप सीआर जो है वो मॉडरेटर के तौर पे काम करेगी। अलग अलग बैंक उठाइएगा और उसमें स्टार्ट से देखिएगा कि पहले कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा था, उसमें क्या इश्यूज थे, क्या चेंजेस थे, क्या टेक्नोलॉजीज थी, कौन सी लैंग्वेज में बना था, कितने यूज़र को एंटरटेन करता था, क्या क्या फीचर थे, कितनी ऑनलाइन बैंकिंग हो रही थी उसके अंदर, कितनी ऑफलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती थी, कितने फीचर यानी ऑनलाइन थे, कितने ऑफलाइन थे। अच्छा, डेटाबेस कौन सा यूज़ करता था, ओरेकल था, माई एम एस एक्सेस था, मंगो डीबी यूज़ कर रहा है, माई एसक्यूएल यूज़ कर रहा है, या फिर आपका एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहा है। तो व्हाट आर यू दे यूजिंग। फिर डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज़ करते थे, वो एक्सएमएल यूज़ करते थे, जेसॉन यूज़ करते थे। यानी यू हैव टू री इंजीनियरिंग दी सॉफ्टवेयर ऑफ दैट कंपनी। उसके लिए आप गिटहब से डेटा लें, सर्वे लें, बैंक वालों से पूछें, कोई पीआर निकालें, इट्स योर चॉइस। आपको ये काम करना होगा कि आपने ओल्ड बैंकिंग सिस्टम्स को, हर बैंक, एक बैंक पकड़ लें, उसका ओल्ड बैंकिंग सिस्टम निकालें, उसमें देखें कि क्या चेंजेस थे जिसकी वजह से, और अभी नया सिस्टम जो बना है उस तक पहुंचने तक उन्होंने कितने वर्जन्स चेंज किए, क्या क्या चेंजेस की, क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की, उसके अंदर आप केस स्टडी ले लेंगे। फिर इसी तरह से आप मेन फ्रेम बेस के, कुछ स्टूडेंट जो है वो मेन फ्रेम बेस सिस्टम ले लेंगे। जैसे कि आपका पीआईए का सिस्टम था, पीआईए या सिविल एविएशन में जो पुराने सिस्टम है वो मेन फ्रेम बेस सिस्टम थे। मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप भी की है। वहाँ पे इनिशियल स्टार्ट में मैंने वो सिस्टम भी देखे जब एक ही सिस्टम होता था और सिर्फ बाकी कीबोर्ड और एलसीडी स्क्रीन होती थी और एक ही जगह पे डेटा कंप्यूट हो रहा होता था। तो मेन फ्रेम बेस कंप्यूटर्स हैं। फिर आपका माइग्रेशन की स्ट्रेटजी, कुछ एग्जांपल्स आपने निकालनी है जहाँ पे इनिशियली सिस्टम जो है वो कंपनी के लोकल सर्वर पे था और बाद में उन्होंने माइग्रेट करके क्लाउड पे शिफ्ट किया उसको। फिर अपने कुछ ऐसी स्टडी निकालनी है ऐसी जिसमें आपके पास सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया। जैसे उसमें कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे सिल्क बैंक है, ये कुछ ऐसे बैंक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, कुछ और बैंक भी है। ऐसी बैंक्स के केसेस आपको मिलेंगे जो हैक हुई हैं या जिनके सर्वर हैक हुए हैं या जिनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ की गई है, और फिर देखना है कि उनकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कैसे किया गया। ठीक है, बैंक्स हो सकते हैं, कुछ और वेबसाइट्स हो सकती हैं, कुछ गवर्नमेंट की या प्राइवेट कंपनीज की वेबसाइट हो सकती हैं, उनको देखना है। और फिर कुछ स्ट्रेटजी आपने निकालनी है स्केलेबिलिटी पर्सपेक्टिव में कि इनिशियल सिस्टम डिज़ाइन हुआ था उसके अंदर 500 कस्टमर थे। ठीक है, उसके लिहाज से डिज़ाइन कर लिया गया, लेकिन बाद में वो ग्रो करते करते 500 के बाद 5000 हुए, 5000 के बाद 5 लाख हुए, फिर 5 लाख के बाद 5 मिलियन हुए, फिर 5 बिलियन हुए। इस तरह से जो सिस्टम बढ़ते गए, कंज्यूमर बढ़ते गए, तो स्केलेबिलिटी के इशू कैसे आए और उन्होंने स्केलेबिलिटी को कैसे मैनेज की। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इसकी बेसिस पे आपने केस स्टडीज़ निकालनी है और फिर मुझे बताना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्यूरी हो